Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. Today we are going to start with chapter number 17 of 7th edition of Lakshmikant, that is emergency provisions. तो आज हम देखने वाले हैं emergency provisions. कौन से प्रोविजंस मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कब डिक्लेयर होते हैं, कौन इसे डिक्लेयर करता है और डिक्लेयर होने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो पार्ट 18 में मेंशन्ड है, राइट. पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक ये हैं, राइट. टू थिंग्स यू मस्ट नो. पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक ये हैं. एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब इमरजेंसी होती है डिक्लेयर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल बन जाती है और जो स्टेट है उनका जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास चला जाता है एक तरीके से. तो फेडरल स्ट्रक्चर को एक तरीके से यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रही है इमरजेंसी, राइट, विदाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बोला मैंने? जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल हो जाती है और जो स्टेट है वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाता है, राइट. तो इमरजेंसी के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि इमरजेंसी एक फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. बी आर अम्बेडकर जी ने इस बारे में क्या बोला था? बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि ऑल फेडरल सिस्टम्स इंक्लूडिंग जो अमेरिकन फेडरल सिस्टम है वो एक टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म में बंधे हुए हैं. नो मैटर क्या सर्कमस्टेंस हो, ये जो शेप है, ये जो फॉर्म है, ये कभी चेंज नहीं होता, वो कभी यूनिटरी नहीं बनता. लेकिन जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती हैं. नॉर्मल कंडीशन में आपको एक फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कि ये एक यूनिटरी सिस्टम की तरह नज़र आता है. इतना क्लियर है, राइट. अब हम देखने वाले हैं कि इमरजेंसीज कितने टाइप की होती हैं. उसके पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए. इमरजेंसी डिक्लेयर करने का रीज़न क्या है? क्या है रीज़न कि ये इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 352 से लेकर 360 मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? रीज़न क्या हो सकता है? रैशनल क्या हो सकता है? रैशनैलिटी क्या हो सकती है बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजंस? ऑफ कोर्स सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस को ऐड किया गया है. इतना क्लियर है, राइट. इमरजेंसीज जो है 3 टाइप की होती हैं. कौन सी 3 टाइप की? लेट अस सी. सबसे पहले इमरजेंसी जो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल 352. इसको पॉपुलरली आप बोलते हो नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 352 को पॉपुलरली आप नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हो, राइट. और ये जो इमरजेंसी है ये 3 कंडीशंस की वजह से आती है: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, यही 3 कंडीशंस में ये इमरजेंसी जो है आपके सामने नजर आएगी. कौन सी 3 कंडीशंस है? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, राइट. ये 3 कंडीशंस में आपको नजर आएगी. ओके, इन तीनों कंडीशंस के अलावा ये आपको नजर नहीं आएगी. ओके, तो 3 कंडीशंस क्या है जब आपको आर्टिकल 352 में इमरजेंसी नजर आती है? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन है ये. ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्सप्रेशन मेंशन्ड है. उस एक्सप्रेशन को अगर रीड करें तो एक्सप्रेशन कहता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, राइट. तो इमरजेंसी वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर आर्टिकल 352. But on the other hand, when we talk about Article 356, Article 356 को पॉपुलरली आप कहते हो प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी,
राइट ये कब डिक्लेयर होती है? जब फेलियर होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जब फेलियर देखने को मिलता है तब 356 की बात होती है। क्या बोला जाता है इसे? प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। लेकिन जब हमने 352 की बात की तो हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ऐसा वर्ड मेंशन्ड है इमरजेंसी, राइट? लेकिन 356 के केस में कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी वर्ड मेंशन्ड नहीं है। इस सिचुएशन को कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी वर्ड से डिनोट नहीं कर रहा है, राइट? सो इमरजेंसी ऐसा वर्ड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर आर्टिकल 356। थर्ड टाइप की इमरजेंसी जो देखने को मिल रही है वो है आर्टिकल 360 विच इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब होगी? जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया ये दोनों थ्रेट में हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी और इसका ग्राउंड्स क्या है डिक्लेरेशन का, देखने की कोशिश करते हैं। नेशनल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी कब? जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय व्हाट? बाय वॉर, बाय एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इन 3 कंडीशंस में प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर करेगा नेशनल इमरजेंसी। क्या प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ दीज 3? द आंसर इज यस। इवन बिफोर वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ये 3 एक्ट होते हैं उसके पहले भी अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि ऐसी कंडीशन बन रही है वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन की, तो ही और शी कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि देयर इज इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ये जो टर्म है आर्म्ड रिबेलियन, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से ऐड किया गया है। इसके पहले जो वर्ड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड से आपको क्या लगता है? इंटरनल डिस्टर्बेंस तो किसी भी टाइप का हो सकता है, तो क्या किसी भी टाइप के इंटरनल डिस्टर्बेंस में आप डिक्लेयर कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी? यहाँ पे एम्बिग्युइटी रेज हो रही है। उसे क्लियर करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटाकर आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को इनकलकेट किया गया है। तो अभी जो सब्जेक्ट मैटर है 352 का वो है कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन के केस में प्रेसिडेंट जो है अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया थ्रेटेंड है इन तीनों वजह से, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। क्लियर? दिस मच इज क्लियर? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। राइट? President can also issue different proclamations on grounds of war, external aggression, armed rebellion or imminent danger thereof, whether or not there is proclamation already issued by him or her and such proclamation is in operation. ये जो provision है 38th Amendment Act of 1975 में ऐड किया गया। क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट जो है इशू कर सकता है डिफरेंट प्रोक्लेमेशन, किन ग्राउंड्स पे? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के, या फिर अगर कोई डेंजर, इमिनेंट डेंजर दिख रहा हो, इन तीनों के होने की पॉसिबिलिटी दिख रही हो। ठीक है, वेदर और नॉट ऐसा प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो या नहीं, ऑपरेशन में हो या नहीं, स्टिल प्रेसिडेंट दोबारा इसे डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, राइट? इतना क्लियर है? एक और चीज देखते हैं कि ये कहां पे डिक्लेयर हो रहा है। जो नेशनल इमरजेंसी है 352 के अंदर, वो एक्चुअली में आप देखेंगे इट मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ कंट्री। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जो नेशनल इमरजेंसी है जब वो डिक्लेयर होती है,
इट मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री में भी एप्लीकेबल हो सकती है या पार्ट ऑफ कंट्री में भी एप्लीकेबल हो सकती है. ठीक है. जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, राइट, 1976 का, उसने अलाउ किया कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है फॉर अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया में भी डिक्लेयर हो सकती है. ये प्रोविजन आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में. राइट. आपको पता है, मैंने आपको बताया कि कैसे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज किया था फॉर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी. लेकिन ऑब्वियसली ये वेग है, मैंने आपको बताया ना, इससे पता तो चल नहीं रहा है कि किन कंडीशंस पे आप डिक्लेयर कर सकते हो. राइट. राइट. तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ये वर्ड हटा दिया गया. ठीक है. 1975 में. ठीक है. ग्राउंड क्या था इमरजेंसी का, ये आप मुझे बताओ, सोचो कि ये क्यों हटाया गया होगा. राइट. इतना क्लियर है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है हाउएवर प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी. कब प्रेसिडेंट कब प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी? ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन. कौन दे रहा होगा रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट? कैबिनेट. क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कब कर सकते हैं? प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट. ठीक है. आर्टिकल 352 जो है वो कैबिनेट मेंशन करता है एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक. ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 352. राइट. इतना क्लियर है. तो मैंने क्या बोला? प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट. कैबिनेट का मैंने बता दिया, कैबिनेट क्या है 352 आर्टिकल के अंदर? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, तीनों को मिला के. राइट. क्लियर. मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इमरजेंसी है वो कब डिक्लेयर हो सकती है? ओनली on concurrence of cabinet, not merely on the advice of the prime minister. ठीक है. ये क्यों हुआ होगा? 1975 में क्या हुआ था? देन प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी जी थी, she advised the president to proclaim emergency without consulting her cabinet. right. but अब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. कॉन्करेंस ऑफ कैबिनेट जरूरी है. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इमरजेंसी डिक्लेयर, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो सकती. ठीक है. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने इंट्रोड्यूस इसे किया. कैबिनेट की जरूरत, कैबिनेट या नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर बट कैबिनेट की रिटन की ज़रूरत 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आई, ताकि सेफ गार्ड किया जाए इस पॉसिबिलिटी को कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर ना किया जाए. कैबिनेट के बोलने, रिटन रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे नहीं हो सकता. ये कब हुआ? 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. क्योंकि 75 में क्या हुआ आपको पता है. ठीक है.
एक और चीज़ जो हिस्टोरिकली आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 का। इसने पता है क्या किया था? इसने डिक्लेयर कर दिया था नेशनल इमरजेंसी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। कैन यू इमेजिन? राइट? बट ऑफकोर्स इसको डिलीट कर दिया गया। कैसे डिलीट कर दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऑफ 1978। ठीक है। ऑफ कोर्स मिनेर्वा मिल्स एक्ट केस जब आया 1918 में, लिख लो इसे, मिनेर्वा मिल्स जब आया 1918 में, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड और declaration was based on wholly extraneous and irrelevant facts or absurd, right? तो जब फैक्ट्स एब्सर्ड हों और उन्हें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो, राइट, या मैलिफाइड इंटेंशन से डिक्लेयर की गई हो, तो इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन मिनेर्वा मिल्स केस 1980। और जो ये प्रोविजन है 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का 1975 में जो आया, जिसने इम्यूनिटी ही दे दी नेशनल इमरजेंसी को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इसे कैंसिल कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। डिलीट कर दिया गया इसे, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी ही पढ़ रहे हैं अभी हम, आर्टिकल 352 ही पढ़ रहे हैं, ओके? तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। प्रोक्लेमेशन जब होगा नेशनल इमरजेंसी का, राइट, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है? कितने टाइम के अंदर? विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है? पहले ये जो टाइम है ये 2 month था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में बोला गया कि 1 महीने के अंदर अप्रूवल आना चाहिए, राइट? हाउएवर, अगर इमरजेंसी जो है वो तब प्रोक्लेम होती है जब लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, राइट, और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 month बिफोर अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, then proclamation survives for 30 days until the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has meantime approved it। क्या बोल रही हूँ मैं? जो प्रोक्लेमेशन हो गई नेशनल इमरजेंसी की, वो अप्रूवल उसका करना पड़ेगा दोनों हाउसेस को ऑफ द पार्लियामेंट। कितने टाइम के अंदर? 1 महीने के अंदर अंदर। ये 1 महीने का टाइम पीरियड पहले 2 महीने का होता था। 1 महीने का इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से किया गया है, राइट? बट अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो गई और इस वक्त जो लोकसभा है वो डिसॉल्व्ड है, या फिर 1 महीने के पहले लोकसभा डिसॉल्व हो चुका होता है बिफोर अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, तब क्या होगा? अगर राज्यसभा विद इन 1 month अप्रूव कर चुकी है इस प्रोक्लेमेशन को, तो लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूशन के 30 दिन तक, ठीक है, लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूशन के 30 दिन तक ये रहेगा प्रोक्लेमेशन, सरवाइव करेगा ये प्रोक्लेमेशन। ठीक है? उसके बाद वो लोकसभा पे है कि वो अप्रूव करती है या नहीं करती, राइट? अगर दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस जो है अप्रूव कर देती हैं इमरजेंसी को, ठीक है, तो इट कंटिन्यूज फॉर 6 months। ठीक है? बोथ हाउसेस जब अप्रूव कर देती हैं इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को, तो इमरजेंसी जो है 6 महीने तक चलती है। इसे इनडेफिनिट पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है, कितने भी टाइम तक बढ़ाया जाते रह सकता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को, प्रोवाइडेड हर 6 महीने में
अप्रूवल लेना पड़ेगा। हर 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है अप्रूवल ले लेकर। बाय हु? बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, दिस प्रोविजन ऑफ पीरियोडिक अप्रूवल जो है, हर 6 महीने आप अप्रूवल लीजिए, ये पीरियोडिक अप्रूवल का जो प्रोविजन है ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से ऐड किया गया था। ठीक है, इसके पहले क्या होता था, इस टाइम के पहले क्या होता था कि एक बार नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव किया गया बाय द पार्लियामेंट तो वो ऑपरेशन में रिमेन करेगी एज लॉन्ग एज द कैबिनेट डिजायर्ड। उसे दोबारा दोबारा अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती थी। राइट? अब मुझे एक बात बताओ कि 6 महीने इमरजेंसी चली, प्रोक्लेम दोबारा इसको बढ़ाने के लिए भेजा गया, लेकिन इस वक्त लोकसभा जो है वो डिसॉल्व्ड है, तो क्या होगा? वही होगा जो पहले हुआ प्रोक्लेमेशन के टाइम पर। अगर राज्यसभा ने इसे अप्रूव कर दिया तो लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद 30 दिन तक ये रहेगी और फिर लोकसभा के पास वो पावर होगी कि 30 दिन के अंदर अंदर वो उसे अप्रूव करती है या नहीं करती। राइट? इतना क्लियर है? ओके, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा कंटेंट लेडन है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा? एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग, तो अगर आप अप्रूव करवाना चाह रहे हो नेशनल इमरजेंसी के को, ठीक है, या फिर कंटिन्यूएंस कराना चाह रहे हो, ये दोनों चीजें बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से पास होंगी। राइट? कैसे? पास्ड बाय ईदर हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा। ठीक है? राइट? स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। डिफरेंट टाइप की मेजोरिटीज हम पार्लियामेंट चैप्टर में करेंगे, बट स्पेशल मेजोरिटी अभी आपको पता होना चाहिए, अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो स्पेशल मेजोरिटी वाला प्रोविजन है ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आया था। इसके पहले सिंपल मेजोरिटी ही से ही पास हो जाया करता था। ठीक है, इतना क्लियर है? राइट? अब हम आते हैं रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन में। नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कब किया जा सकता है? प्रेसिडेंट इसे किसी भी वक्त रिवोक कर सकता है बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ठीक है, एक और प्रोक्लेमेशन करके इसे रिवोक कर सकता है प्रेसिडेंट। राइट? और ऐसा जो प्रोक्लेमेशन है इसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। समझ गए आप? मतलब क्या है? प्रेसिडेंट जब चाहे नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है और ऐसे रिवोक करने के प्रोक्लेमेशन के अप्रूवल की जरूरत पार्लियामेंट से नहीं होती। ठीक है, एक और चीज यहां पे जो याद रखनी है कि अगर लोकसभा की बात हो रही है यहां पे, पास कर देती है रेजोल्यूशन टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी, डिसअप्रूव करना इट्स कंटिन्यूएशन, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को इसे रिवोक करना पड़ेगा। दो कंडीशन पढ़ी हमने, प्रेसिडेंट जब चाहे रिवोक कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को, कैसे? एक प्रोक्लेमेशन पास करके, प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करके, और ये जो प्रोक्लेमेशन है इसे पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये हमने पढ़ा। सेकंड प्रोविजन क्या है? लोकसभा अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास करता है कि
नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जाए तो प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना ही पड़ेगा, राइट? ठीक है। और ये जो प्रोविजन है लोकसभा वाला कि अगर लोकसभा चाहे तो वो पास कर सकता है रेजोल्यूशन, ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से ऐड किया गया था। तो मतलब इसके पहले क्या होता था? इसके पहले सिर्फ प्रेसिडेंट जब चाहे तभी रिवोक कर सकता था, लोकसभा का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन पे। ठीक है। एक और चीज जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 मेंशन करती है वो ये है कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है, ऑफ लोकसभा मस्ट गिव अ रिटन नोटिस। ठीक है, 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा क्या करेंगे? रिटन नोटिस देंगे। किसको देंगे? स्पीकर को, ठीक है, और टू द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। ठीक है, राइट। उसके बाद क्या होगा? एक स्पेशल सेशन विद इन 14 डेज रखा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन। ठीक है, क्या मतलब है? 1/10 ऑफ द मेंबर्स, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा क्या करेंगे? रिटन में नोटिस देंगे। किसको देंगे? स्पीकर को ऑफ द लोकसभा और टू द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस, राइट, जो भी हैं उस वक्त। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा? एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा, एक स्पेशल सिटिंग रखी जाएगी। ठीक है, कब? 14 डेज के अंदर अंदर। किस लिए रखी जाएगी? फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। तो यहां पे आपको पता चलेगा कि जो रेजोल्यूशन है ऑफ डिसअप्रूव करने का जो रेजोल्यूशन है, अरे डिसअप्रूव करने का जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, और कंटिन्यूएशन का जो रेजोल्यूशन है, उन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, डिसअप्रूव करने का जो रेजोल्यूशन है ये लोकसभा में पास होता है ओनली, लेकिन कंटिन्यू करने का जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब पार्लियामेंट में पास होना जरूरी है। डिसअप्रूव करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी लगती है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। इतना क्लियर है? राइट, दिस इज क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। राइट, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी क्या है ये देखने की हम कोशिश करते हैं। नेशनल इमरजेंसी से क्या इफेक्ट आता है? जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो ड्रास्टिक वाइड रेंजिंग इफेक्ट आपको पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो आपको सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप में उसका इफेक्ट दिखता है। सेकेंड इफेक्ट आपको दिखता है ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। थर्ड जो आपको इफेक्ट दिखता है वो दिखता है फंडामेंटल राइट्स पे। तो जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो हम 3 तरीके के चेंजेस की अभी हम बात करने वाले हैं। इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, एंड इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम सेंटर और स्टेट में की रिलेशनशिप में क्या फर्क आता है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। ये 3 हेडिंग्स के अंदर आप पढ़ सकते हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। तो एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप में कैसे चेंज आता है? नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर है वो एक्सटेंड करता है टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैटर इन विच इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है,
राइट? मतलब क्या है? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? सेंटर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को तब देती है, कुछ चीज़ों पे देती है, ऑन सर्टेन मैटर्स देती है, ठीक है? लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सेंटर है वो स्टेट को किसी भी मैटर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है। ये पहला चेंज हो गया। दूसरा चेंज, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर। तो सेंटर के कंप्लीट कंट्रोल में स्टेट गवर्नमेंट को लाया जाता है। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाता है? नहीं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप अगर हम देखें स्टेट और सेंटर में, तो सबसे पहले हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में तो सेंटर जो है कुछ मामलों में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है टू द स्टेट, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान किसी भी मैटर पे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है टू द स्टेट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती हैं सेंटर के। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाता है? आंसर इज नो। ठीक है, अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप पे। नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट जो है इट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, पार्लियामेंट किन चीजों पे लॉ बना सकती है? यूनियन लिस्ट में जो चीजें मेंशन्ड है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीजें मेंशन्ड है, दोनों पे, राइट? लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट वाली चीजों पे भी लॉ बना सकती है। क्या लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट यहां पे सस्पेंडेड है? नहीं, नहीं, स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, लेकिन ओवर राइडिंग पावर जो है वो पार्लियामेंट की होगी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, राइट? तो एक तरीके से यूनिटरी स्ट्रक्चर यहां पे आपको नजर आ रहा है, राइट? फेडरल की जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, this is suspended. State government is not suspended. Legislative power of the state legislature is not suspended, but distribution of legislative power between center and state is suspended. इतना क्लियर है? अब बाय चांस कहीं पे नेशनल इमरजेंसी लग गई, राइट? और जो स्टेट सब्जेक्ट है, कोई स्टेट सब्जेक्ट है, उस पर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, राइट? ये जो लॉ है, जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी ना, इमरजेंसी स्टॉप हो जाएगी जब, राइट? मैंने क्या बोला? बाय चांस कोई स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है जिसपे पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, कब? नेशनल इमरजेंसी के दौरान, राइट? लेकिन इमरजेंसी जो है वो बंद हो गई, रिवोक हो गई। ठीक है, तो क्या होगा इस लॉ का जो पार्लियामेंट ने बनाया था? ये इनऑपरेटिव हो जाएगी 6 months बाद। ठीक है, जब बाय चांस नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, ठीक है, वो लॉ
इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेट करना बंद कर देगा 6 महीने के बाद। किसके 6 महीने के बाद? इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद। ठीक है, इतना क्लियर है? बाय चांस नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है। ठीक है, एक सिनेरियो है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है और जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है अभी, तो क्या प्रेसिडेंट इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स? द आंसर इज यस। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और नेशनल इमरजेंसी है, चल रही है, तो प्रेसिडेंट इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? एक और चीज आपको यहां पे पता होनी चाहिए, पार्लियामेंट जो है उसके पास एक और पावर होती है, वो कॉन्फर कर सकता है पावर, राइट, या फिर इंपोज कर सकता है ड्यूटी अपॉन सेंटर और इट्स ऑफिसर्स and authority in respect of matters outside union list in order to carry out laws made by it under its extended jurisdiction as a result of proclamation of national emergency। क्या बोला मैंने? पार्लियामेंट क्या कर सकता है? कॉन्फर कर सकता है पावर या इम्पोज कर सकता है ड्यूटी ऑन सेंटर और सेंटर्स ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स आउटसाइड द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के आउटसाइड के मैटर्स में पावर दे सकता है इन लोगों को। ठीक है, किस लिए? इन ऑर्डर टू कैरी आउट लॉज मेड बाय इट अंडर इट्स एक्सटेंडेड जूरिसडिक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, जो पार्लियामेंट की एक्सटेंडेड जूरिसडिक्शन है जो कि नेशनल इमरजेंसी की वजह से आई है, उसमें जो लॉज हैं उसको कैरी आउट करने के लिए यूनियन लिस्ट के बाहर की चीज़ों के लिए पार्लियामेंट जो है पावर और ड्यूटी इंपोज कर सकती है ऑन इट्स ऑफिसर्स, अथॉरिटीज एंड सेंटर। राइट? ठीक है, एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पे एक बात बोली, 1976 में आया था ये, राइट? जो ऊपर की दो कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन्ड है, जो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अभी जो हमने पढ़ा, राइट, ये चेंजेस जो हैं ये सारे स्टेट में अप्लाई होंगे। चाहे अगर कोई एक स्टेट है जहां पे इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, वहां तो अप्लाई होगा ही, बाकी स्टेट्स में भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब क्या है? The 42nd Amendment Act of 1976 provided that the two consequences mentioned above, जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हमने रिलेशनशिप की बात की, that extends not only to the state where emergency is in operation but also to other states। ठीक है, जहां इमरजेंसी ऑपरेशन में है वहां तो अप्लाई होगा ही, उसके अलावा बाकी स्टेट्स में भी अप्लाई होगा। इतना क्लियर है? राइट? फाइनेंशियल देख लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल, थर्ड पॉइंट था फाइनेंशियल। जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन उसका हो चुका है, व्हेन इट इज इन ऑपरेशन, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो रिड्यूस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। और ये कब तक कंटिन्यू होता है? ये तब तक कंटिन्यू होता है जिस साल इमरजेंसी एंड होगा ना, उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक ये कंटिन्यू होगा जो प्रेसिडेंट ने किया है। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर नेशनल इमरजेंसी जो है वो ऑपरेशन में है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यूज का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसको मॉडिफाई कर सकता है।
ठीक है, मतलब या तो रिड्यूस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। और ये मॉडिफिकेशन कब तक कंटिन्यू होती है? ये मॉडिफिकेशन कंटिन्यू होती है टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। जिस साल इमरजेंसी सीज होगी ऑपरेट होने से, मतलब बंद हो जाएगी इमरजेंसी, उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक ये मॉडिफिकेशंस कंटिन्यू होंगे, राइट? ऑल्सो आपको समझना पड़ेगा, एवरी सच ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, every such order of the president has to be laid before both houses of the parliament. Clear? Right? बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. टिल देन